एक बार वो देख लो, इधर से चालू हो गया, उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। करें स्टार्ट। तो किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन लास्ट में? इसके बारे में देवनारायण जी। ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। कहां पर हुआ था देवनारायण जी का जन्म? इकट्ठा हुए हो है? क्या कह रही है, नहीं बताऊंगी। कहाँ हुआ था? कल सो रही थी ना ये क्लास में। कहाँ पर हुआ था? तो गोठ है दड़ावता गांव, जो कहाँ पर है? आसिंद के पास में मालासेरी डूंगरी में हुआ था। प्रसाद योजना में राजस्थान के कितने धार्मिक स्थल शामिल है? 3। कौन कौन से? मालासरी डूंगरी, पुष्कर और कोलायत। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में है। और पुष्कर कहाँ पर है? जानते हो सब? पुष्कर की पाना गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? किसने करी थी? मेयाजी मांगड़िया ने। किससे करी थी? रांगड़देव नहीं, राणकदेव भाटी। राणकदेव भाटी से। ऑप्शन में ऐसा ही आएगा। चलो, क्या लास्ट में कहां तक अपनी बातें पहुंच चुकी थी? उपनाम लिख लिए थे। और देवनारायण जी ने किसको मारकर वे विनायक का राजा अपने भाई को बना दिया था? दुर्जन साल। दुर्जन साल ने देवनारायण जी के जो पिता है स्वाई भोज वगैरह उनको मारा था। देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया उससे। आगे बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में। इनके मुख्य मंदिर है, उनको लेकर चर्चा करते हैं। प्रमुख मंदिर, प्रमुख स्थान से रिलेटेड। देवमाली ब्यावर में है। देवमाली नाम का गांव है ब्यावर में। जैसे वीर गाथा के गीत आपके बाबूजी के पवाड़े हैं, और भी बहुत सारे लोगों के पवाड़े हैं। वैसे डूंगी जवार जी के मतलब शेखावाटी क्षेत्र में जो वीर गाथा के गीत गाए जाते हैं, गोगा जी भी शेखावाटी के, तो उनके गीत भी क्या कहलाते हैं? छावड़ी। डूंगी जवार जी के भी गीत छावड़ी कहलाते हैं। ठीक है भाई किरण। तो देवनारायण जी ने देवमाली नाम का जो स्थान है ब्यावर के पास में, वहां पर ली थी समाधि। यहाँ पर देवनारायण जी की क्या है? समाधि है। जन्म वाला स्थान तो मालाश्री भीलवाड़ा में, और समाधि वाला स्थान है देवमाली ब्यावर। देवनारायण जी का एक देवमाली वाला मंदिर है, अब तो मूर्ति है। बाकी यहाँ पर मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती थी। देवनारायण जी जब समाधि ले रहे थे, इनके भक्तों ने जो पूछा कि बाबा आप वापस कब मिलोगे? गुफा में जब समाधि लेने के लिए जा रहे तो कहा कि या तो अपन मिलेंगे भाई 5 पंचों में, या मैं आपसे मिलूंगा 5 ईंटों में। तो उस गुफा में वहां पर 5 ईंटें मिलती है, इसलिए देवनारायण जी का प्रतीक मानकर ईंटों की पूजा की जाती थी। इस देवमाली नाम के गांव में ईंट से बना हुआ एक भी मकान नहीं है। कोई है क्या देवमाली के आसपास का? अजमेर के आसपास का नहीं है कोई? ब्यावर को कौन है? वो है? पता नहीं तेरे को? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर समाधि में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। अब तो वो मंदिर मंदिर है, लेकिन यहाँ पर पहले ईंटों की पूजा की जाती थी। फिर दूसरा जो प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का, आपको ध्यान रखना, आसिंद में। आसिंद वाला जो मंदिर है कौन से जिले के अंदर है? भीलवाड़ा। यहाँ देवनारायण जी का और देवनारायण जी के पिता सवाई भोज का है। मुख्य मंदिर तो यहाँ पर सवाई भोज का है, दोनों का यहाँ पर मंदिर है। एक बार प्रश्न आया हुआ है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ पर भीलवाड़ा में नदी बहा करती है खारी। तो ये आसिंद वाला जो मंदिर है खारी नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर मेला लगा करता है भादवे की शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी की तो वैसे छठ होती है,
और यहाँ मेला लगता है सप्तमी को। तो बैलगाड़ी की जो पूजा है वो कौन से मंदिर में होती है? अड़भू के मंदिर में। कौन से गांव में? बैंती में। और मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा कहाँ पर होती है? देवमणि में। किस लोक देवता का प्रतीक ईंट है, तब क्या बताओगे आप? देवनारायण जी। और जो चरण चिन्ह है पगलिया, वो किसका प्रतीक है? रामदेव जी का। सर्प किसका प्रतीक है? किसका है? गोगा जी का है। तेजा जी का प्रतीक नहीं लिखवाया था क्या? अभी लिखवाएंगे आपको, अभी लिखवा देंगे। नाग नहीं है। देवनारायण जी का जो प्रसाद है, भोग जो लगाया जाता है, छाछ और राबड़ी का लगाया जाता है। छाछ राबड़ी तो जानते हो ना? खाईडी है छाछ राबड़ी? कौन कौन की खाईडी है बताओ, देखा हाथ खड़े होकर बताओ। बस, बाकी सब तो मंचूरियन ही खाओ थे, हैं? मैगी खाओ, पास्ता और मंचूरियन रहे थे, सकल पास्ता टाइप की लाग रही है सारे की। 2 मिनट वाले ही हैं सारे के सारे? अरे मैगी जल्दी बन जाती है बनाने में, फास्ट फूड है ना, फास्ट फास्ट बन जाता है, इसलिए वो फास्ट फूड है। राबड़ी खिचड़ा इनको बनाने में टाइम लगता है। जो खिचड़ा राबड़ी खाते हैं फिर वो बॉडी भी उस हिसाब से बनती है ना। फास्ट फूड खाने वाले से मैगी 2 मिनट में बनती है, वैसे तुम्हारे सिस्टम ही। हाँ, तो छाछ राबड़ी किस किस ने खाई है भाई बताओ, देखे हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। दोनों नहीं करेगा? चलो, बाकी सबने नहीं खाई रे? सबने खाई है? तो क्या बताने में शर्म आती है तुम्हें? मैं छाछ राबड़ी का ही पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ वोडका के 2-2 पैकेट किसने मारे हैं, हैं? तो तुम लोग भी झूठ ही बोल रहे हो। वैसे छाछ राबड़ी खाई थोड़ी जाती है, छाछ राबड़ी तो पीते हैं, खाते थोड़ी है छाछ राबड़ी को, हैं? अच्छा, तारी तो पीएडी है नहीं आप? लागे भी है पीएडी सी। तो देवनारायण जी के छाछ राबड़ी का भोग लगाते हैं। और देवनारायण जी का जो प्रसाद बनता है, पूजा पाठ जब भी होती है, देवनारायण जी की पूजा में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देवनारायण जी आयुर्वेद के ज्ञाता है, आयुर्वेद शास्त्र का इनको नॉलेज था। अब नीम आयुर्वेद में तो सबसे बड़ा मतलब है, नीम का उपयोग होता ही है, इसमें देवनारायण जी की पूजा में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये बात ऐड करें। भोग या प्रसाद छाछ राबड़ी। अगला मंदिर देव डूंगरी चित्तौड़। तो बजट आ गया आज, देखा था तुमने कैसा लग रहा था बजट, है? वो कह रहे थे गुरु जी आज खुलेगा खुलेगा, मैं क्या खुलेगा, बजट का पिटारा खुलेगा। क्या खुला उसमें, निकला क्या कुछ, है? मेहनत करते रहो। हाँ, मेहनत तो अब करनी चाहिए आपको। 1 लाख पोस्ट पे वैकेंसी आएगी इस साल, है?
अरे वो 75,000 से बढ़ाकर कर दिया कि हम 1 लाख करेंगे वे। 75,000 तो कल थी, आज उन्होंने कहा हम 1 लाख भर्तियां करेंगे। 5 साल में तो 4 लाख भर्तियां करेंगे, 1 साल में 1 लाख भर्ती करेंगे। आप टोटल 5 साल में 4 लाख कर देंगे ना, तो तुम्हारी वैकेंसियां भी आएगी उसके अंदर। और जो पढ़ेगा उसका ही नंबर आएगा 4 लाख में, बाकी तो 40 लाख आ जाए तो भी मामला सेट हो ही नहीं सकता। अगला मंदिर देवडूंगरी। देवडूंगरी नाम का जो मंदिर है वो चित्तौड़ में। इसे देवडूंगरी के मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। तो आपको पूछ लेगा मेवाड़ महाराणा सांगा के आराध्य कौन से लोक देवता है, तो देवडूंगरी देवनारायण जी का मंदिर, तो आराध्य भी कौन से हैं, देवनारायण जी। एक मंदिर है देवधाम जोधपुरिया, टोंक में। ले लिया। तो देवनारायण जी के 4 तो मंदिर ध्यान रखने हैं, यूं तो प्रत्येक गांव में मंदिर है। समाधि वाला मंदिर तो कहां पर है आपका, देवमाली में, जहां पर किसकी पूजा, ईंटों की। अपने गांव में जो मंदिर में मूर्तियां होती है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर था, अब तो यहाँ भी मूर्ति है, लेकिन पहले यहाँ पर किसकी पूजा होती थी, ईंटों की पूजा। देवनारायण जी का जन्म स्थान आसिंद के पास में है, तो मालाश्री में भी मंदिर बना हुआ है और आसिंद में भी मंदिर है। आसिंद का मंदिर है वैसे सवाई भोज का, वहां देव जी का और सवाई भोज दोनों का मंदिर है। देवडूंगरी नाम का मंदिर बनवाया था मेवाड़ के राणा सांगा ने। एक मंदिर है टोंक के अंदर जोधपुरिया नाम की जगह, वो सबसे बड़ा मेला लगता है, मतलब मुख्य स्थान तो आसिंद और देवमाली है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिस मेले में भाग लेते हैं वो मेला कौन सा होता है, जोधपुरी। तो ये आसपास का पूरा इलाका, इधर करौली, दौसा, फिर आपका ये अजमेर, टोंक, किशनगढ़, सारा का सारा गुजर बाहुल्य बेल्ट है भीलवाड़ा के आसपास का, तो ये नजदीकी मामला तो सारे के सारे यही जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेला है। वैसे मेले की डेट ही पूछेगा बड़ा छोटा तो क्या ही पूछता है। फिर देवनारायण जी की फड़। फड़ क्या होती है तुम्हें पता है, क्या होती है फड़? कपड़े पर किसी देवी देवता, विशेष घटना, विशेष व्यक्तित्व का जो चित्रांकन कपड़े पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। कागज पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पाना कहते हैं। दीवार पर किया जाता है उसको चित्र, भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र या आराइश जिसको कहते हैं। तो देव नारायण जी की जो फड़ है, इसका वाचन करते हैं गुजर भोपे, या इनको अपन कह देते हैं बगड़ाउत भोपे। गुजर भोपों द्वारा, गुजर या बगड़ाउत गुजरों में गोत्र होती है, बगड़ाउत भोपों द्वारा। और वाद्य यंत्र जो यूज में लिया जाता है, जंतर। देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। और इस फड़ पर सबसे पहले अगर किसी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ वो यही फड़ थी 1992 में। राजस्थान की प्रथम फड़ या एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो किसकी फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है। 5 रुपए का डाक टिकट था। डाक टिकट की जो साइज होती है वो 2x2 की होती है, मतलब टिकट की जो फोटो है उसमें क्या बना हुआ था, फड़ बना हुआ था।
तो इतनी सी होती है वो तो इस कारण देवनारायण जी की फड़ को राजस्थान की सबसे छोटी फड़े माना जाता है। यूं फड़ तो टेक्निकल रूप से देखें तो फड़ क्या होती है, कपड़े पर चित्रांकन होता है, लेकिन टिकट तो किसका होता है, कागज का, वो उससे टिकट पर है, इस वजह से सबसे छोटी फड़ मानी जाती है कि इसकी फड़ देवनारायण जी की फड़। एक लाइन और ऐड कर लो, सबसे छोटी फड़ माना जाता है। तो छोटी क्यों कहते हैं, समझ गए बात को, कि वो टिकट पर है। अब सबसे लंबी फड़ है तो सबसे ज्यादा चित्र भी कौन सी फड़ में होंगे, देवनारायण जी की में। तो कैसा भी प्रश्न बनाए तो अपन को इसके लिए तैयार रहना है। एक नोट लगाओ, देवनारायण जी पर डाक टिकट, देवनारायण जी पर डाक टिकट सितंबर 2011 में, देव नारायण जी पर डाक टिकट सितंबर 2011 में जारी हुआ। देव नारायण जी पर डाक टिकट सितंबर 2011 में जारी हुआ। ये डाक टिकट 5 रुपए का था, ठीक है। देख लिया, फड़ की फोटो वाला टिकट आया 1992 में, देवनारायण जी खुद की फोटो वाला टिकट आया 2011 में। तो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना है। किस लोक देवता की फड़ पर पूछे तो वो, या 2011 में किस देवता पर जारी हुआ तो वो, दोनों अलग अलग बातें। जंतरवाद यंत्र देखा हुआ है तुम्हारा, देखा हुआ है, गले में लटका कर बजाते हैं। बाबूजी वाली फड़ तो किसके साथ बांची जाती है, रावण हत्ता, रामदेव जी की फड़ रावण हत्ता, गोगा जी की फड़ डेरू, और आपके देव नारायण जी की फड़ जंतर के साथ में बांची जाती है। बचवा दे। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि डाक टिकट जारी करने का काम भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का नहीं है। बाई चांस ऐसा प्रश्न आ जाए कि देव नारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया, अगर अगला दे दे तुम्हें 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट देव नारायण जी के फट पर जारी किया गया, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा, अभी राजस्थान के देवता है तो अपने राजस्थान सरकार ही करेगी, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं, जो रक्षा है, जन संपर्क जो सूचना है, और यातायात जो रेलवे है मान लो वो, और सुरक्षा वगैरह, ये जो संघ सूची के विषय होते हैं। अपने यहाँ 3 तरह के सब्जेक्ट है संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है, राज्य सूची में कानून बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, संवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार बनाती है। तो ये जो संचार वाला मामला है ना, ये संघ सूची का सब्जेक्ट है। तो रेलवे में कभी आपने सुना है कि गहलोत साहब ने या मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी इतनी ट्रेनें चलाएंगे, अपन नहीं करें ना, आर्मी में इतनी भर्ती करेंगे, कभी नहीं कहा। तो सुरक्षा वाले मामले और जो रेलवे वाला मामला वो केंद्र का ही है। पुलिस वाला मामला, कृषि वाला मामला ये स्थानीय गवर्नमेंट का, स्कूल वाला मामला संवर्ती सूची का है। तो ये जो टिकट वाला मामला होता है ये केंद्र सरकार के पास है, तो भारत सरकार ने जारी किया इसको। कथा 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 पढ़ नहीं आई अभी ना,
हाँ, ठंडा तो नहीं हो रहा, फिर थोड़ी देर में कहेगा गर्म नहीं हो रहा है। ये जंतर है, गले में लटका कर बजाते हैं, दो तुम्बों से बनता है, कद्दू से। इसका जो थोड़ा डेवलप रूप है उसको वीणा बोलते हैं। आगे वाद्य यंत्रों में बात करेंगे। ये जो पीछे कपड़ा है वो फड़ है। ठीक है, गले में लटका कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जंतर। आगे अपन वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे। खाक में दबाए जाने वाला वाद्य यंत्र है भपंग। घुटनों के बीच में दबाए जाने वाला दुकाको। आगे पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। देवनारायण जी को लेकर अपनी लगभग सारी बातें हो गई कंप्लीट। कुछ और बातें लिख लो। देवनारायण जी के जो पुत्र है, पुत्र का नाम था बिला, पुत्री का नाम है बिली। देवनारायण से जुड़ा हुआ एक साहित्य ग्रंथ है बगड़ावत महागाथा या बगड़ावत महाभारत। जो ये युद्ध हुए बगड़ावतों के और भिराय के राजा के, उसको तो बगड़ावत महाभारत कहते हैं। और इस पर जो किताब लिखी गई है बगड़ावत गाथा या बगड़ावत महाभारत के नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है। क्या जाता है ये बीच में? हो गया? इतना टाइम लगेगा? इतना टाइम थोड़ी लगता है? अभी तो बोला 2 मिनट, अब इतना टाइम लग रहा है तुम्हें? एक ही तो लाइन लिखनी है। तो अगले लोक देवता लगाओ डोंग जी जवार जी। जहाँ लिखा है वहां पर एक ऐड कर लो डोंग जी जवार जी, तो आगे पढ़ेंगे अपन। अपन ने जैसे पाबू जी का प्रतीक बात की, तेजा जी का प्रतीक मिस कर दिया अपन ने। तो तेजा जी का जो प्रतीक है, वैसे देवनारायण जी का जो प्रतीक है वो ईंट ही है ना, ईंट की पूजा देवनारायण जी को मानकर करते थे। और फोटो वोटो देखोगे तो आपको क्या सांप दिखेगा? तो ना तो देवनारायण जी सांपों के देवता है, ना इनका प्रतीक सांप है। इनके बारे में कहा जाता है ये नागवंशी बगड़ावत गुज्जर थे, इसलिए इनका प्रतीक क्या है? सर्प है। वैसे देवनारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? किसके? विष्णु के। पाबू जी किसके हैं? रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। चलो तेजा जी के बारे में लिखो। तेजा जी का वैसे अवतार का कोई ऐसा आता नहीं है। एक बार एक प्रश्न आ गया था, 4 लोक देवता लेके सम्मिलित करवाया था,
तो देव ये तेजा जी है, इनको वहां पर शिव जी का अवतार माना गया। तो बाई चांस ऐसा प्रश्न आए तो तेजा जी शिव के अवतार माने जाते। तो तेजा जी का प्रतीक, तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ था क्या? कब? और देवनारायण जी की फंड पर कब हुआ था? देवनारायण जी खुद पर कब हुआ था? कब? कितने रुपए का? ये नीचे वाली लाइन जहाँ तेजा जी लिखा हुआ है वहां ऐड कर लो, या कहीं भी नोट लगा के ऐड कर लो इसमें ना, याद आपको करना है, कहीं भी लिखो इसको। तो बालाधारी अश्वारोही योद्धा तो पाबू जी है, और तलवारधारी अश्वारोही योद्धा तेजा जी। तलवारधारी अश्वारोही योद्धा और जीप पर सर्पदंश सांप काटता हुआ भी दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से तलवारधारी और भलाधारी करके आपके ऑप्शन आएंगे। बाकी जीप बड़ा आ गया तो फिर आप अपने आप ही कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, पूछेगा ऐसा आप। चले आगे, डोंग जी जवाहर जी। नाम था डोंगर सिंह शेखावत, जवाहर सिंह शेखावत। अपन गांव में डोंगर सिंह को पूरा इतना बड़ा नाम कौन ही लेगा, तो डोंग जी कह देते। शेखावत राजपूत थे, ये जो डोंग जी है अंग्रेजों की एक बटालियन थी उधर झुंझुनू साइड में, झुंझुनू में मुख्यालय था शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड में अच्छी पोस्ट पर थे, रिशलदार के पद पर थे। और अंग्रेजों के जो भी ये टैक्स वगैरह बढ़ रहे थे, जो आम जनता परेशान थी, तो इनके मन में भी ऐसी वो दौर था जब कोई ना कोई अंग्रेजों के खिलाफ बागी हो रहा था, बगावत कर रहे थे। डोंग जी जवाहर जी ने भी प्लान बनाया कि अपन भी अब अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, तो रिश्तेदार की पोस्ट छोड़ी और क्रांतिकारी बन गए। क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव, कि अंग्रेजों की सत्ता जैसे तैसे अपन उखाड़ फेंकेंगे और वापस अपना जो राज है पहले जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा ही लाएंगे। मतलब ये सामंत थे। एक दिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि क्रांति राजाओं ने नहीं की, क्रांति किसने की थी? सामंतों ने और जागीरदारों ने की थी। कारण बताया था तुम्हें कि भाई राजाओं की संधियां थी अंग्रेजों के साथ। संधि का रूल था कि राजा को कहीं भी युद्ध करना पड़े तो अंग्रेज उसमें क्या देंगे? आपका साथ। अंग्रेजों की सेना आपके यहाँ रहेगी, आप खर्चा उठाओ, लड़ाई लड़ लेंगे। पहले क्या होता था कि जो सेना है वो सामंतों की हुआ करती थी। तो एक भाई राजा बनता था, बाकी सामंत बनते थे, तो वो हेल्प करने के लिए आया करते थे। जब भी युद्ध की स्थिति होती, सामंत अपनी सेना लेकर आते थे। तो राजाओं को सामंतों का भाई ध्यान रखना पड़ता था, नाराज हो जाए तो इनके टाइम में कौन आएगा? जब अंग्रेजों से संधियां हुई तो राजाओं को टेंशन ही नहीं रही है कि युद्ध वगैरह हो जाएगा, कोई विद्रोह हो जाएगा तो दबाएंगे कौन है? अंग्रेज। तो टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ता तो गांव में सामंत होता, उसको लोग कहते हैं अंग्रेज राजा तो राजधानी में बैठता था, तो सामंतों की ज्यादा समस्या हो रही थी। इस वजह से जनता और सामंतों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था विद्रोह। और राजाओं के तो मजे चल रहे थे, शांति का काल था, कोई लड़ाइयां लड़नी नहीं, आराम से बैठे रहो। तो उन्होंने भाई अंग्रेजों का क्या दिया? साथ में संधियां भी हो रखी थी, कमेंटमेंट था कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है, तो संधियां हो रखी थी। इस वजह से सामंतों और जागीरदारों ने साथ दिया। उसमें जो डूंग जी और जवाहर जी है, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये क्या करते? आसपास में जो पैसे वाले लोग होते जो अंग्रेजों का साथ दिया करते, सेठ साहूकार, किसान भाई लोन लेता, ब्याज ब्याज में उसका तो पूरा का पूरा चला जाता सिस्टम, जितनी भी उपज होती किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था, टैक्स इतना ज्यादा था, किसान परेशान थे। तो डूंग जी जवाहर जी और इनकी जो गैंग है वो क्या करती? अमीरों को लूटती और गरीबों में बांट दिया करती। किसी की कोई समस्या होती तो उसका सोल्यूशन कौन करते थे? डोंग जी और जवाहर जी। इसलिए डोंग जी जवाहर जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। किसी के मान लो कोई अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो मौसर के पैसों का जुगाड़ करवा देते, किसी का बैल मर जाए, हट टूट जाए तो वो जुगाड़ कर देते, किसी की शादी वादी कोई शादी तय हो रखी है, रिश्ता देख रखा है, बाद में खर्चा उठा ले, नहीं तो शादी नहीं हो रही तो शादी नहीं करवाते थे। शादी करवाने वाले तो कौन से लोन देता है? इलोजी है। शादी तो वो करवाते हैं, ये शादी करवाने में आर्थिक सहायता देते थे खाली। हाँ, व्यवस्था नहीं करते थे भाई किसके लिए कौन सा लड़का उपयुक्त है।
तो डोंगजी जवार जी लोगों की हेल्प करते, अंग्रेजों को परेशान करते, और इनकी वजह से लोगों को क्रांति की प्रेरणा मिली, इसलिए इनको कहते हैं 1857 की क्रांति के देवता। तीन चार बातें ध्यान रखनी है। इनका जो जन्म है सीकर में लक्ष्मणगढ़ के पास में गांव पड़ता है। गांव तो वैसे दो है, एक का नाम है बठोड, एक का नाम है पाटोदा। तो बठोड पाटोदा नाम का गांव पास पास है, वहां पर इनका जन्म हुआ, तो संयुक्त रूप से उसको कहते हैं बठोड पाटोदा। और ये गांव है सीकर में लक्ष्मणगढ़ के पास में। शेखावत राजपूत थे। इनको कहा जाता है गरीबों का मसीहा। और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। ऐसा ही काम एक विदेश में कोई हुआ था, रॉबिन हुड, उसने किया। ये काम काम कर रहे थे शेखावाटी में, इसलिए इनको कहते हैं शेखावाटी के रॉबिन हुड। और दबंग फिल्म में था ना चुलबुल पांडे, पांडे था क्या, उसको क्या कहते थे, रॉबिन हुड। वो भी ऐसा ही करता था, रिश्वत लेता था और बाद में गरीबों में बांटा था। वो तो मुन्नी पे उड़ाया करता था। लूटपाट करते थे, लूटपाट करने वालों को कहते हैं धाड़ायत, धाड़े देते थे। एक तो होती है चोरी, जो चुपके चुपके की जाती है। एक होता है धाड़ा डाका, जो दोपहर के समय चैलेंज देकर के भाई कल आएंगे, जो होता है कर लेना। तो सामने छाती जाकर जो डाला जाता है उसको डाका या क्या बोलते हैं, धाड़ा। तो धाड़ा दिया करते थे, धाड़ायत, धाड़ायत थे ये। इन्हीं को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं धाड़ायतों को बारोटिया। और 1857 की क्रांति के देवता। राज्य क्रांति के देवता तो कौन से हैं, देवनारायण जी। 57 की क्रांति के देवता कौन से हैं, डोंगजी जवार जी। तो आपस में चाचा भतीजा थे। आपको पूछ ले भाई कौन से लोक देवता आपस में चाचा भतीजा हैं, तो डोंगजी और जवार जी। डोंगजी तो चाचा था किसका, जवार जी। लिख लो भाई, आपस में चाचा भतीजा थे। सर ऊपर लिखना जरूरी नहीं, नीचे कहीं भी लिख सकते हो। और क्या है, साफ करके वापस नीचे लिख दूंगा, आप लिख दोगे तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। लिख लिया। अब इनके गैंग में और कौन कौन थे, इनके सहयोगियों का नाम भी जरूर पूछा जाता है। इनके सहयोगी थे लोटिया जाट, कर्णा मीणा, सावता मीणा, साखो लुहार, बाला नाई। तो ये तीन चार नाम दे देंगे, आपको पूछ लेगा कि भाई इनका संबंध किस लोक देवता से है, या किसने डोंगजी को मुक्त करवाया। तो लोटिया जाट, रिंग इसका निठारवाड़ जाट था, लोटिया, कर्णा मीणा, सावता, साखू, बाला, ये इनके मुख्य सहयोगी है। आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, सावता मीणा, कर्णा मीणा और साखू लुहार का संबंध किस लोक देवता से, तो उनकी ये गैंग में थे, उनके सहयोगी थे। डोंगजी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था आगरा में, वहां से छुड़ा कर लाए थे यही। लिख लिया। तो डोंगजी और जवार जी और इनकी ये गैंग
सेठ साहूकारों को लूटती और किसानों में पैसा बांटा करती थी। आसपास में पॉपुलर हो रहे थे डूंगी जवाहर जी। तो अंग्रेज परेशान हो रहे थे और सेठ साहूकार भी परेशान हो रहे थे। सेठ साहूकार ने कहा साहब हम तो हमको टैक्स देते हैं प्रॉपर, तो आपकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा करने की, आप करो कोई जुगाड़ डूंगी जवाहर जी को पकड़ने का। तो डोंगी ने एक बार एक रामगढ़ जो शेखावाटी में एक इलाका है, खूब सारे वहां पर सेठ रहा करते, उसे रामगढ़ को सेठाना रामगढ़ ही कहते हैं, फतेहपुर के पास में है। तो वहां पर किसी सेठ को इन्फॉर्म किया कि देख भाई कल आ रहे हैं, पूरा माल निकाल कर रख लेना, जो भी गहने हैं जो भी पैसा है। पुलिस को अगर इंफॉर्मेशन करने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। तो उसने सूचना दे दी और डोंगजी जवाहर जी को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर अंग्रेज आए, लेकिन डोंगजी जवाहर जी उसके हाथ नहीं आए। सब लोग अलग अलग इधर उधर बिखर गए, भाई पुलिस पीछे हो तो चले गए। डोंगजी गए अपने ससुराल, यहाँ अजमेर के पास ससुराल है, गांव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनका ससुराल था। वहां पर डोंगजी रुकते हैं और डोंगजी का पीछा करते करते जो अंग्रेज थे वो भी आ गए। यूं तो डोंगजी को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, तो डोंगजी का जो साला है उस साले को कहा दे कि चारों तरफ से घर को पुलिस ने घेर लिया है, डोंगजी को सीधे से गिरफ्तार करवा दे, नहीं तो इतना तो तू बचेगा न तेरा पूरा घर बचेगा, और अगर पकड़ाएगा तो इतना जो भी इनाम है वो तेरे को मिल जाएगा। अंग्रेजों से तो मुकाबला कर नहीं सकता। तो उसने कहा यार ऐसे तो कैसे पकड़ा दे, जुआई है मको, कल को बेइज्जती हो जाएगी, तो तेरे को कुछ नहीं करना है, तू तो एक काम कर डोंगजी को शराब पिला दे, भाई आए हुए हैं मनवा तो तेरे को करनी है, थोड़ी ज्यादा पिला देना, बाद में हम देख लेंगे अपना। तो डोंगजी का जो साला है उसने डोंगजी को ज्यादा मात्रा में शराब पिला दी और अंग्रेजों ने डोंगजी को कर लिया गिरफ्तार। अब डोंगजी को यहाँ आसपास कहीं पर रखते तो इनकी जो गैंग है बड़ी पॉपुलर गैंग थी, छुड़ाकर ले जाती, इसलिए डोंगजी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने रखा कहां पर, आगरा में। आसपास में तो ये वापस भाग जाएंगे। आगरा में जो जेल है आगरा के किले में थी, तो अंग्रेजों ने डोंगजी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में डाल दिया था, आगरा जेल में। अब गैंग का जो लीडर था वही गिरफ्तार हो गया, बाकी पूरी गैंग अंडरग्राउंड हो गई। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। और शेखावाटी में जो होली का जो त्योहार है ना वो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो पूरी गैंग होली वाले त्योहार के दिन जवाहर जी के यहाँ इकट्ठा हुए, सारे के सारे पार्टी कर रहे थे, सब मिलके गाने गा रहे थे, बोतलें झलका रहे थे। डोंगजी की जो वाइफ है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, कहा यार तुम्हारा जो सरदार है ठाकुर ठाकर है वो तो बैठे हुए जेल में और थे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्या ले रहे हो, मजे ले रहे हो, चेयर्स कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम में हिम्मत नहीं है, तुम डरते हो, तो चूड़िया पहन लो और घाघरा पहन के यहीं बैठ जाओ, हमें परमिशन दो हम ले आएंगे। मतलब महिलाएं उस जमाने में बाहर नहीं जाती थी। तब ये बात बुरी लग गई। लोटिया जाट ने कहा कि ठोकरानी टेंशन मत ले, अब तो लोटिया जाट वापस घर तभी आएगा जब डोंगजी को छुड़ा कर ले आए। तो डोंगजी को छुड़ाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, लोटिया। लोटिया वहां जोश जोश में बोल तो दिया, बाहर आके सोचा कि सबने पूछा लोटिया प्लान क्या है, यहाँ कोई पास से सिक्कर से जवाहर जी पांड्या की कचोरी थोड़ी लानी है, डोंगजी को ले लाना कहां से, आगरा से, अंग्रेजों की जेल से लाना, कैसे लाएंगे। तो मिलकर सबने प्लान बनाया और एक बारात तैयार की, सब लोग यहाँ से निकले और आगरा के पास जिससे पहुंचे जो जवाहर जी है वो तो बन गए दूल्हा। और जब पास में बाराती पहुंच गई तो एक भेड़ का पति क्या होता है? मेल भेड़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तू बता, चुलबुल से पीछे नहीं पता, क्यों तूने एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ी क्या है? भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना, वो हिंदी में कहते होंगे, राजस्थानी में कहते हैं, मारवाड़ी में उन्या। हाँ, भेड़ का बच्चा तो क्या होता है, उन्या। मेल भेड़ होता है उसको कहते हैं मेंढा। हाँ, मेंढो, गेटियो भी कहते हैं, यहाँ पश्चिमी राजस्थान वाले कहते हैं गेटिया। तो मेंढा, यहाँ पर एक मेंढे को मार दिया और उसकी अर्थी तैयार कर ली। आगे तो दूल्हा बनकर चल रहे हैं कौन है, जवाहर जी। आगे तो चल रहा है आज मेरे यार की शादी है और पीछे अर्थी चल रही है राम नाम सत्य है। आगे वाले तो नाच रहे हैं, पीछे वाले रो रहे हैं। तो ऐसे अजीब गरीब सी बारात देखी वहां आगरा में हलचल मच गई, ये मामला क्या है भाई, कोई मर गया है, शादी है, मामला क्या है। तो वहां पर आगरा किले के बाहर आकर बैठ गए, कुछ हड्डियां रख ली, आग जला ली। तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पर सिपाही थे उन्होंने आके पूछा रहे
यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ से भागो फटाफट से। तो उन्होंने कहा देखो बात साहब ऐसी है, हम शादी करने के लिए जा रहे थे, ये हमारा दूल्हा है, इसका मामा था मेंढ सिंह नाम का, जैसे ये कह रही थी टोड का किला किसने बनाया, टोड सिंह ने, वैसे ही वो मिंडा था तो उसको क्या बना दिया, मेंढ सिंह, कि वो मर गया। और हमारे एक सिस्टम होता है देखो, 12 दिन जब तक पूरे नहीं हो जाता नहीं तब तक कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ उठ के चले गए, कल को उसके पूरा सिस्टम नहीं किया, आपको ही भूत बन के परेशान करेगा, तो हमें तो कुछ ही नहीं। तो अंग्रेजों ने पूछा उनको, इंडिया वालों को, ऐसा होता है तुम्हारे सिस्टम? कि बिल्कुल होता तो ऐसा, 12 दिन तक तो कुछ ही नहीं कर सकते। कि ठीक है बैठे रहने दो, कि बैठे रहेंगे यहाँ पर 12 दिन तक, चले जाएंगे चुपचाप। तो 12 दिन तक वो कहाँ बैठे रहे, आगरा की जेल के आसपास। तो यहाँ से उन्होंने पूरा आइडिया लगा लिया भाई कितने सैनिक रहते हैं, क्या सीन है, दीवारें कितनी ऊंची है। और जो लोटिया जाट था ना, लोटिया जाट बन गया एक साधु बन गया। क्रियाक्रम और वो विधियां सारी करवाने के लिए एक संत तो चाहिए, तो लोटिया जाट तो बन जाता है एक साधु। साधु बनकर वहां पर उपदेश देता रहता था, सब सुनते थे। गरुड़ पुराण का पाठ करता था डेली डेली। जो वहां पर अंग्रेजों के यहाँ भारतीय सैनिक थे वो भी आकर सुन लेते। और लोटिया जाट की यूं नाम फैल गया चारों तरफ, ये बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध महाराज आए हुए हैं और यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, चारों तरफ बातें फैल गई। किसी के कोई समस्या होती तो सॉल्यूशन भी कर देते जैसे तैसे। अंग्रेजों तक भी बात पहुंची कि बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, तो वो भी यहाँ आने लगे, बैठने लगे, ध्यान लगाने लगे, तो सबकी समस्याएं दूर होती। किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन करवा दिया, किसी के टाबर नहीं हो रहे थे टाबर कर दिए, बहुत सारे मतलब कल्याण कर दिया। अरे आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद आशीर्वाद दिया। तो बाद में डूंग जी जवार जी का, जो जवार जी है और लोटिया जाट है उनका नाम हो गया। फिर 12 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए, सबको जाना था, तो जो सिपाही थे उन्होंने कहा महाराज आपने इतने दिन हमें ज्ञान की बातें बताई, हमारा कल्याण हो ही जाएगा, अब आपने इतना अच्छा हमें उपदेश दिया, हम भी आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। तो लोटिया जाट ने कहा देखो हम तो साधु सन्यासी आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारी इतनी चलती नहीं होगी, मैं तुमसे क्या ही मांगू। मेरी इच्छा हो रही थी कौन सा किला देखने की, आगरा, लेकिन ये तो अंग्रेजों के अंडर में है, तुम्हारी तो इतनी चलती नहीं है, तुम पूरी नहीं कर सकते। अब कोई तुम्हें कह दे यार तुम तेरे से ये काम हो ही नहीं सकता, तो जोश डबल हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं महाराज पूरी अपनी चलती है, आप तो चलो किला देखने के लिए। वैसे देख करोगे क्या, कि मेरा एक बहुत पुराना प्राचीन काल का चेला इसके अंदर बंद है, उससे मुलाकात करनी है। तो लोटिया जाट को अंदर ले जाते हैं। बाहर से तो पूरी जेल 12 दिनों में इन्होंने देख ली दीवारें कैसी है क्या, अंदर का जो मामला है वो देखने के लिए गया लोटिया जाट। अंदर जाकर देख लिया भाई सीढ़ियां कितनी लगेगी, कैसे भागना है। अंदर जाकर डोंग जी को भी कह दिया कि रात को तैयार रहना। तो रात्रि के समय फिर ये पूरी गैंग आक्रमण करती है। साखू लोहार अंदर जाता है, जेल काटी, बेड़ियां काटी और सबको छुड़ा कर ले आए। डोंग जी ने इनके साथ 150 कैदी और थे। तो अंग्रेजों की जेल में कौन होते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे, मतलब क्रांतिकारी होते थे। पहले उन सबको छुड़ाओ, बाद में मैं जाऊंगा। तो पूरी की पूरी जो आगरा की जेल है वो लूटने का काम, सबको भगा दिया, मतलब जेल लूट ली। वो काम कौन सी गैंग करती है, डोंग जी और जवाहर जी की। तो आपको पूछ लेगा कौन से क्रांतिकारियों ने या किस लोक देवता ने अंग्रेजों की आगरा जेल लूटी। तो आगरा जेल या आगरा का किला लूटने वाले कौन है, डोंग जी और जवाहर जी है। इस प्रकार छुड़ाकर डोंग जी जवाहर जी को, हमें डोंग जी को वापस लेकर आ जाता है लोटिया जाट और बाकी गैंग घर पे। तो घर वाले खुश हुए, डोंग जी की आरती उतारी। डोंग जी ने कहा भाई कि मेरी यह आरती पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी आया हूँ, मैं आता तो आज थोड़ी आता, 20 दिन पहले आ जाता, मुझे तो लेकर कौन आया, लोटिया जाट। माने मत बधाओ रानी, बधाओ लोटियो जाट, मैं आप पे नहीं आयो, लायो लोटियो जाट। लेकर कौन आया था, लोटिया जाट। फिर थोड़े दिन में वापस गैंग इकट्ठा हुई। डोंग जी के मन में तो एक ही बात थी कि 2 लोगों को तो मैं कभी माफ करूंगा ही नहीं। एक तो जिन्होंने मेरे को जेल में डाला वो अंग्रेज, और जिसने सूचना दी अंग्रेजों को वो रामगढ़ वाला सेठ। तो सबसे पहले तो वो रामगढ़ वाले सेठ को लूटते हैं। फिर अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी, राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी, 6। जो मिलिट्री कैंप थे अंग्रेजों के वो 6 हुआ करते थे। कौन कौन से थे, नसीराबाद था एक तो, और एरिंगपुरा भी था, और ब्यावर, खेरवाड़ा, मेरवाड़ा या खेरवाड़ा, और कौन सी थी, नीमच, और देवड़ी। देवड़ी कहां पर है, टोंक में। नीमच कहां है, मध्य प्रदेश में। खेरवाड़ा कहां पर है, उदयपुर में है।
ब्यावर कहाँ पर है? ब्यावर में ही है। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में। तो नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर। सबसे पहले जो क्रांति स्टार्ट हुई थी कहां से हुई थी? नसीराबाद से। सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों का पैसा हो, खजाना हो, या सबसे बड़ी जो छावनी है वो कौन सी हुआ करती थी? नसीराबाद। तो डोंगजी जवाहर जी ने कहा अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अपन कौन सी छावनी पर आक्रमण करेंगे? नसीराबाद। तो नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। ये बात है क्रांति से लगभग 10 साल पहले की। क्रांति कब हुई थी? 57 में। तो ये बात है लगभग 47 से 48 की। तो डोंगजी जवाहर जी ने जेल तो कौन सी लूट ली थी? आगरा। छावनी कौन सी लूट ली थी? नसीराबाद। अब लोगों में मैसेज गया यार कि वो डोंगजी जवाहर जी उनके 4-5 सहयोगी सब ने मिलकर अंग्रेज जो इतनी बड़ी पावर है इंडिया की, उनकी छावनी उन 4-5 लोगों ने लूट ली। अगर हम सब लोग एक हो जाए तब तो अंग्रेजों को चप्पलें हाथ में लेनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती? तो क्रांति की भावना का विकास हुआ लोगों में। इस वजह से डोंगजी जवाहर जी को कहते हैं 1857 की क्रांति के देवता। क्रांति तो बड़ा रूप तो बाद में लिया था, इन्होंने नसीराबाद की छावनी लूट ली थी। लिखो कुछ बातें। ये लिख लिया। अंग्रेजों ने डोंगजी को, जवाहर जी को नहीं, सिर्फ डोंगजी को, अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा जेल में कैद किया। अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा जेल में कैद किया। अरे उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? लिख लो, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। अंग्रेजों ने डोंगजी को आगरा जेल में कैद किया, कर दिया। छुड़ाना पड़ेगा। कौन लाया था छुड़ा कर? लोटिया जाट और बाकी सब गैंग मेंबर। मैन कौन था? लोटिया। आगे लिखो। लोटिया जाट, जवाहर जी व अन्य सहयोगी, लोटिया जाट, जवाहर जी व अन्य सहयोगियों ने, लोटिया जाट, जवाहर जी व अन्य सहयोगियों ने डोंगजी को आगरा कैद से मुक्त करवाया। लोटिया जाट, जवाहर जी व अन्य सहयोगियों ने डोंगजी को आगरा जेल से मुक्त करवाया। छुड़ा दिया डोंगजी को। तो आते टाइम में पहले तो आगरा के सभी कैदियों को छुड़ाया, मतलब आगरा की जेल लूटी। फिर राजस्थान में जैसे एंट्री की तो भरतपुर में अंग्रेजों की जेल थी शेवर। आज भी भरतपुर की जो सेंट्रल जेल है वो कहां पर है? शेवर में है। तो शेवर जेल में भी कुछ कैदी थे इंडिया वाले, उनको वहां पर छुड़ाया। तो अंग्रेजों की 2 जेलें लूटी थी, एक तो आगरा वाली, दूसरी शेवर वाली। छावनी लूटी थी कौन सी? नसीराबाद वाली। आगे लिखो। इन्होंने आगरा जेल, आगरा जेल, आगरा तो यूपी में सब जानते ही हो। आगरा जेल व शेवर, शेवर में कोस्टल में भरतपुर लिख लेना। शेवर जानते हो नहीं जानते? क्या है शेवर में? है क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र है। और राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वही है आस पास में, या एक ही है? एक ही है। एक ही होता है सरसों और राई, अलग होता है? तो अनुसंधान भी अलग अलग करवा लेते हैं, एक जगह क्यों करवाते हो? चलो लिखो फिर आगे। तो भरतपुर में आगे अपने अपने हैंडीक्राफ्ट में पढ़ेंगे। एक तेल बनता है सरसों का, इंजन साफ, वो वहां से निकलता था पहले। एक तेल था वीरबाला गवर्नमेंट का, जो जयपुर से निकलता था। डालडा की फैक्ट्री थी सवाई माधोपुर में। आगे अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्री वगैरह में, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ोगे। क्या लिखा है आपने? इन्होंने आगरा जेल व सेवर जेल भरतपुर में, लिख लिया, सेवर जेल को लूटा। क्रांति से लगभग 10 वर्ष पूर्व, 1857 की क्रांति से लगभग 10 वर्ष पूर्व
1857 की क्रांति से लगभग 10 वर्ष पूर्व नसीराबाद छावनी को लूटा। लिख लिया। फिर आगे बातें करेंगे वैसे अपन कल। फिर अंग्रेजों ने डूंगी जवार, जब अंग्रेजों की भी इंसल्ट होगी बड़ी बड़ी कि आपने जब एक छावनी नहीं बचा सकते फिर तो बाकी की क्या ही आप सुरक्षा करोगे। तब अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि आप डोंगी जवार जी को कैसे न कैसे गिरफ्तार करके लाओ। जनता डोंगी जवार जी के साथ थी, भाई जनता का तो भला करते थे, तो जनता ने मैसेज दिया कि अगर किसी भी राजा ने डोंगी जवार जी के खिलाफ कोई काम किया तो जनता विद्रोह कर देगी, जनता क्रांति कर देगी। तब जोधपुर के राजा उस समय थे तखत सिंह, क्रांति के समय वही थे, तो उन्होंने शरण दी आपके डूंगी को। मतलब उनको कहा कि आप किले में मस्त होके रहो, अंग्रेजों को कह दिया हम गिरफ्तार तो करेंगे नहीं। डूंगी आपको प्रॉब्लम है कि लूटपाट करते, हम किले के अंदर बड़े सम्मान के साथ जोधपुर में रखेंगे तो बाहर लूटपाट करने के लिए जाएंगे ही नहीं। और बीकानेर में बाद में जवाहर जी रुके थे, तो अंतिम समय इनका जोधपुर और बीकानेर में बीतता है। फिर कुछ बातें इनको लेकर वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो डोंगी जवाहर जी को लेकर भाई सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है। तो सभी साथी फटाफट से थम्स अप करो भाई, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों तुम भी कर दो। और बाकी सबके क्या है तुम्हारे, है समस्या है क्या? हाँ, कौन सी क्लास अपलोड नहीं है करवा देंगे।